संविधान सभा के गठन के पश्चात अलग अलग समितियों का गठन किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस चीज़ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? प्रारूप समिति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया संविधान के निर्माण में। संविधान के निर्माण में कौन सी समिति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का जो लेखा जोखा था वह किसके हाथ में था? डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में था। ठीक है, तो वो जो अध्यक्ष रहे हैं कौन? डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष रहे प्रारूप समिति के। तो इस तरीके की जो भी है हमने बातें आपसे पिछले कक्षा में की थी। तो जो कोई भी बच्चा अगर इन सभी को पढ़ने में वंचित रहा है तो बिल्कुल वो पिछले कक्षा में जाइए, हमारे द्वारा आपको जो है वो सब भी एक्सप्लेन करवाया गया है। और इसी के साथ में हम बहुत जल्दी संविधान के भाग 1 को आपके सामने लाने वाले हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम डायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्टली संविधान को प्रारंभ करना नहीं चाहते। संविधान के प्रारंभ करने से पहले इसके पहले जो भी प्रोसेस रही है वो सभी प्रोसेस को जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही आप संविधान को जान पाएंगे। इसके बिना उसे जाने आप संविधान को नहीं समझ सकते। संविधान के निर्माण के पहले क्या क्या प्रोसेस रही, किस प्रकार से संविधान की ज़रूरत लगी, वो सभी बातें जानने के लिए जो है हमें इन सबको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए, किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो है बहुत ही सहायक होगी। ठीक है, तो जो है और भी कई कुछ पॉइंट बाकी है, तो ये भी आपको बताऊंगा। किस देश से भारत के संविधान के लिए क्या क्या लिया गया ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार की हम बातें करेंगे। और इसी के साथ में हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, हमारे एजुकेशन के साथ में जुड़े रहिएगा। डीके एजुकेशन पॉइंट में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। देखिएगा हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ये सब हो गया था कि 26 नवंबर 1949 की बात करूं तो उस समय जो है 16 अनुच्छेदों के साथ में संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसके पश्चात की बात कर रहा हूं। अंगीकृत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित यानी कि लागू किया गया। क्या किया गया? प्रवर्तित यानी कि लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगर आपके सामने सवाल खड़ा हो कि संविधान कब लागू हुआ, तो आप डेफिनेटली लिखकर आओगे कि 26 जनवरी 1950। बिल्कुल लिखकर आओगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ तो आप 100% लिखोगे कि 26 जनवरी 1950। लेकिन ऐसा नहीं है, 26 नवंबर 1949 को ही जो है संविधान लागू हो चुका था। ठीक है, अपने 16 अनुच्छेदों के साथ। और उसी तारीख को हम जो है अंगीकृत के नाम से जानते हैं, उसी तारीख को हम पारित के नाम से जानते हैं कि संविधान उस समय पारित हुआ था, उस समय संविधान को अधिनियमित किया गया था। इन 3 वर्ड का भी अगर उपयोग किया जाए तो आपके सामने डेट एक ही आएगी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो देखिए संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित लागू किया गया, मतलब कि इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसके पहले ही लागू हो चुका था। ठीक है, जिसे कि बताता हूं मैं आपको। अतः 26 नवंबर 1949 मैं बात कर रहा हूं 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने तथा 26 जनवरी 1950 को लागू करने की तिथि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 आएगा। पारित कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप तारीख एक ही बताइएगा, 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान लागू तो उस दिन भी हुआ था लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। ठीक है, लागू करने की तिथि भी यही आती है। पूर्ण रूप से लागू करने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 बताइएगा। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं दोस्त। इसी के बाद में हमारे सामने आता है संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं 24 जनवरी 1950 को हुई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई। तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? तो संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? 12 बैठक हुई। ठीक है, दरअसल मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके, संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई, जो कि 24 नवंबर 1950 को
अंतिम बार हुई। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? 12वीं बैठक। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, बताऊं मैं आपको कि प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठक हुई? तो प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकों की संख्या 141 है। ठीक है, जो कि इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि संविधान का वाचन, तो संविधान का पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से लगाकर 9 नवंबर 1948 को संविधान का पहला वाचन हुआ था। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ था? तो संविधान का दूसरा वाचन अगर हम बात करें तो 14 नवंबर 1948 से लगाकर 15 नवंबर 1948 से लगाकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है संविधान की दूसरी बैठक हुई। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो है ये सभी जो है आप पिछली कक्षा में बिल्कुल पढ़ सकते हो, मैं तो आपका रिवीजन करवा रहा हूं, आप इस पर जोर दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी हमने बात की थी। फिर हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। बिल्कुल नियुक्त किया गया। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हो गई। अब संविधान सभा का काम क्या? कुछ काम नहीं। क्या काम? संविधान सभा बनी ही इसलिए थी ताकि वो संविधान का निर्माण कर सके। अब संविधान सभा का काम तो हो गया। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है उनको जो है स्थान मिला। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान सभा थी उसे भंग किया कब? जब भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, राष्ट्रपति बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके पश्चात संविधान को जो है भंग कर दिया, मतलब कि उसको समाप्त कर दिया। क्यों? उसका अपना कुछ काम ही नहीं रहा, तो उसे रखने से मतलब क्या? तो संविधान सभा को जो है भंग कर दिया और उसे परिवर्तित कर उसे काई में भारतीय संसद में जो है बना दिया गया। किस प्रकार से बनाया? तो आपको यहां से बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। देखिएगा, मैं आपको छोटा सा कुछ पैराग्राफ बनाकर जो है आपको अच्छे से बताता हूं। ये देखिए यहां पर इस प्रकार से जो है इसको बनाया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इधर क्या है, तो ये है लोकसभा, संसद के अंग है ना 3, लोकसभा। इधर क्या है? तो ये है राज्यसभा, ये भी एक अंग है। और एक है सेंट्रल हॉल। ये सेंट्रल हॉल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गई लोकसभा इस साइड और ये हो गई राज्यसभा उधर साइड। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में जो है उसे हम सेंट्रल हॉल कहते हैं। और इसी सेंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो है संविधान सभा को भंग करने के पश्चात जो है भारतीय संसद में उसे परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, फिर संविधान सभा के द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। हाथी को किस रूप में? मोहर के रूप में अपनाया गया। मोहर के रूप में यानी कि संविधान के ऊपर जो भी मोहर लगी गई थी, वो मोहर के ऊपर जो चित्र अंकित था वो एक हाथी का चित्र था। किसका चित्र था? हाथी का चित्र। इस प्रकार के सवाल भी आपसे किए जाते हैं कि संविधान में जो भी मोहर लगाई जाती थी उस मोहर पर किसका चित्र अंकित होता था? तो उस पर जो है हाथी का चित्र अंकित होता था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि VHR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। VHR अयंगर को HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, संविधान सभा का सचिव इनको नियुक्त किया गया था। फिर हम बात कर रहे हैं प्रेम बिहारी नारायण रामजादा। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रेम बिहारी नारायण रामजादा
भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखन थे। इन्होंने इटैलिक शैली में जो है संविधान को लिखा। कौन सी शैली में? इटैलिक शैली में संविधान को लिखा। और ये जो प्रेम बिहारी नारायण रामजादा थे, इन्होंने भारतीय संविधान का सुलेखन का काम किया। इटैलिक शैली में भारतीय संविधान की सुलेखन का काम किसने किया? तो उस व्यक्ति का नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण रामजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रामजादा, उसने जो है इटैलिक शैली में भारतीय संविधान के सुलेखन का कार्य किया। ठीक है, फिर मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन, मूल संविधान जो है जिसके अंदर की 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां जो है, तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बसंत कृष्ण वेद द्वारा, उसमें हिंदी में किया गया। इन्होंने इटैलिक शैली में किया। किसने? प्रेम बिहारी रामजादा ने इटैलिक शैली में किया। और बात कर रहा हूँ मूल संविधान का हिंदी संस्करण सुलेखन बसंत कृष्ण वेद ने किया। किसने किया? बसंत कृष्ण वेद ने किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? हिंदी में किया। हिंदी में संविधान को जो है सुलेखन किया। इन्होंने जो है संविधान को लिखा। हिंदी में किसने लिखा? तो मूल बसंत कृष्ण वेद ने लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये प्रोसेस रही। फिर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में विदेशियों का प्रभाव। भारत का संविधान बना और भारत के संविधान में विदेशियों का क्या प्रभाव रहा? क्या प्रभाव रहा विदेशियों का भारत के संविधान के निर्माण के समय? ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे हम। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? संविधान सभा जिसने कि संविधान का निर्माण किया, उसने संविधान के निर्माण के पहले, पूर्व संविधान के निर्माण के पहले जो है उन्होंने कुल मिलाकर 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, अध्ययन किया और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, यानी कि भारत की जो भी परिस्थिति चल रही है उस पर अपना अनुकूल प्रभाव डालती थी। भारत की जो भी स्थितियां थी उनमें सुधार आ सके, इस प्रकार से जो है संविधान के ऐसे ऐसे मूल केंद्र बिंदु अन्य 60 देशों से भारतीय संविधान के सदस्यों जो थे उन्होंने जो है छांटने प्रारंभ किए। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो उनकी अच्छी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थिति, भारत की जो भी परिस्थिति चल रही है, जो उस समय चल रही थी, उस समय जो भी परिस्थितियाँ थी, जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास, ऐसे कई सी जो बातें हुई, तो इन सभी पर अपना घोर विरोध जारी करने के लिए जो है अनुकूल थी और इसे निसंकोच ग्रहण किया। ठीक है, उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, मतलब कि उनमें सुधार ला सकती थी, उसका निसंकोच ग्रहण किया। 60 देशों से संविधान की अलग अलग अच्छी अच्छी बातें निकाली गई और उन बातों को निकालकर भारतीय संविधान के निर्माण में लगाई गई। इसको लगाने में जो है उसको भारत की जो अनुकूल परिस्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा और निसंकोच उन्होंने क्या किया? इसको ग्रहण किया। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं, वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। मैंने आपको पिछली भी कक्षा में बताया था कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है और हम कल से भी जो है कुछ नई नई चीज़ें लाएंगे। ठीक है, और आपको